नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। और आज आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आए हैं, जिसमें बिहार दरोगा और पुलिस भर्ती से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें आपको सामाजिक अध्ययन और साइंस का प्रश्न भी शामिल रहेगा। साइंस का प्रश्न अंत में कराया जाएगा और पहले आपका सामाजिक अध्ययन से प्रश्न कराया जाएगा। सबसे पहले प्रश्न की तरफ आते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। लेकिन पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इसका क्या था? वास्तविक संस्थापक था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये थे कपास के उत्पादन में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1100। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज की हार होती है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ पृथ्वीराज चौहान के साथी जो जयचंद थे, उन्होंने मदद किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो ए कल्लाडी या कल्लादी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया? तो हम देख लेते हैं कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था 1824 1800 ये लड़ा गया था 1800। आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया 1824 से 1826 के बीच। फिर आते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये लड़ा गया 1839 से 1842 के बीच। अगला देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1875 से 1882 तक। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तो ये लड़ा गया था 1845 से 46 तक। तो इस तरह से देखते हैं तो ये 1824-26 में जो ये हुआ है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रियता चिश्ती सिलसिले को मिली थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध का क्या कारण था? बक्सर के युद्ध का क्या कारण था? तो बात की जाए बक्सर के युद्ध का कारण का, तो बक्सर के युद्ध का कारण मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम द्वितीय तथा सिराजुद्दौला का सहयोग किया था। यह मीर कासिम जो है यह बंगाल का नवाब था। इसको उसके पद से हटाकर वहां पे इसके ससुर को नवाब बनाया गया और इसे वहां से भगा दिया गया। यानी कि यह इसको भागना पड़ा और ये जाके लखनऊ अवध से सिराजुद्दौला को और दिल्ली के उस समय दिल्ली के सुल्तान थे शाह आलम। तो इन दोनों के सहयोग से बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जालियांवाला बाग की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। उस समय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो यही है बी नंबर ऑप्शन। इनका कार्यकाल था 1916 से 1921 के बीच। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था? 1916 से 1921 तक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्विस्ट विद डेस्टिनी पुस्तक के लेखक है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। ये है जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम व गरम दलों का पुनः विलय हो गया? तो ये लखनऊ 1916 में। इसका विभाजन हुआ था 1907 के अधिवेशन में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न ये है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान दिया था? तो उस समय फर्रुखसियर था, और फर्रुखसियर ने ही अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो ये इनकार किया था मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने से इनकार कर दिया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये आया था अ, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। किस लिए आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। दोस्तों मैं सारा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में समय लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम विश्व के दौरान, विश्व नहीं होगा यहाँ पे, विश्व युद्ध होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गद्दर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? तो ये था उत्तरी अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इक्वी इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में। और इस गारो खासी जैंतिया पहाड़ी का जो मैं खासियत तो बता दूं, इस पहाड़ी पे इसी नाम से गारो खासी जैंतिया जनजाति भी रहती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये चीन करता है। अगर बात की जाए कि चावल का कटोरा कौन सा देश है, तो ये क्यूबा को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्यूबा को चावल का कटोरा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात एक कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो एक कावेरी नदी पे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लुधियाना। ये कौन सा जगह स्थान है? तो लुधियाना है। हौजरी उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लुधियाना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ईस्ट तिमोर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ईस्ट तिमोर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ईस्ट तिमोर की राजधानी की बात की जाए तो ये है दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो ये पामीर के पठार को। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश ग्वाटेमाला है। क्या नाम है इसका? ग्वाटेमाला। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे ताकि सारे ऑप्शन दिखाई दे। चलिए, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो डोलड्रम क्षेत्र निम्न दाब एवं शांत पवन। डोलड्रम क्षेत्र जो हमारा ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का ये विषुवत रेखा जो है, इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो यह है वेटिकन सिटी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। गहराई जब बढ़ेगा उसका, तो वहां पे लवण की मात्रा भी बढ़ता जाएगा। और समुद्र में लवण का एक सामान्य मात्रा पूछी जाए तो ये होता है 35 ग्राम प्रति 1000। 35 ग्राम प्रति 1000। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं।
और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो ए सटा हुआ नहीं है महाराष्ट्र से। किससे नहीं सटा है? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसको देखा जाए तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद से धुआंधार, तो ये मध्य प्रदेश में है, सही है। हुंडरू झारखंड में है, ये भी सही है। ये पापनासम जो है यह अरुणाचल प्रदेश में, माफ कीजिए हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यह कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये स्थापित हुई थी मरहौरा में। कहाँ हुई थी? मरहौरा में। ये मरहौरा कहाँ है? तो ये है सारण जिला में। मरहौरा कहाँ है? सारण जिला में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये गाया गया था 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में। और ये 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सियानी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है? तो बात की जाए संविधान में समानता के अधिकारों का, तो सबसे पहले तो समानता का अधिकार क्या है? तो यह एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है और यह 14 से 18 के बीच रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इनके लिए 2 सप्ताह समय मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन ए है, वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। बिल्कुल सही। उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो। ये भी सही है। उसके बाद वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। ये भी सही, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सही। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सदस्यों का निर्वाचन होता है। भारत में सदस्यों का निर्वाचन होता है सं, संचयी मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संकोणीय मत पद्धति द्वारा। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संकोणीय मत पद्धति द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है? तो ये माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। ग्रामीण सड़कें आती हैं, ग्राम उद्योग आता है, कृषि उत्पादन आता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सूचना का अधिकार है। भारत में सूचना का अधिकार है। तो भारत में सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। भारत में सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्म तत्व नहीं है। ते योजना आयोग नहीं है, बाकी सब है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो ये 20 सदस्यों के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये सबसे पहला है केंद्र और राज्य के बीच विवाद, केंद्र, और दूसरा है राज्यों के परस्पर विवाद, और तीसरा है मूल अधिकार का। हाँ, यही हो जाएगा आपका मूल अधिकार का प्रवर्तन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, 1946 में प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर को
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ गणराज्यों की परंपरा रही है, कई राज्यों का संघ है, अ, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही। गणराज्य उसको कहते हैं कि जिस देश का सर्वोच्च अधिकारी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि उसकी सत्ता जो होती है वो परंपरागत नहीं होती है, यानी कि वंशागत नहीं होती है, उसे ही गणराज्य कहते हैं हम। चलिए अब हम 20 प्रश्न साइंस यानी कि विज्ञान से लेंगे, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान शामिल है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, 54 किलोमीटर के वेग का मान है। तो 54 किलोमीटर का वेग का मान, तो सबसे पहले वेग मतलब चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम दूरी दिया है 54 किलोमीटर, दूरी कितना दिया है? 54 किलोमीटर, और इसका चाल निकालना है तो इसको एक किलोमीटर में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो इसको करते हैं क्या कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिसको कट करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, और 5×3 = 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो ये मापा जा सकता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। कितना? 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। चलिए, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? चालन, संवहन, विकिरण, ये सभी। तो ये इससे हो जाएगा। अच्छा, विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ये रहेगी लोहा में। किसमें रहेगी? लोहा में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो ये बात की जाए तो लगभग 7 मिनट के आसपास होता है, तो निकाल के देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 460 है, इसमें 60 से भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और 7×6 = 42 पॉइंट दे दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 और 6×6 = 36। हाँ, लगभग यही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बस दोस्तों, थोड़ा सा और समय लगेगा, उसके बाद से एक क्वेश्चन का सिलसिला समाप्त हो जाएगा। चलिए, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष कोण बनाता है। यानी कि मुक्त रूप से लटकी हुई सुई जो है, उसका भौगोलिक कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो ये बनेगा 18 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 18 डिग्री का। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हीरा है। हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। क्यूरी इकाई, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता का एक इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपेक्षा माफ कीजिए किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न, उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 होता है। पीएच मान की बात की जाए तो यह 0 से लेकर 14 के बीच होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 14 के बीच। तो यहाँ पे 7 होता है और 7 होता है उदासीन, और 7 से कम जो होता है वो होता है अम्लीय, और 7 से अधिक जो होता है वो होता है क्षारीय। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। एचआईवी संबंधित है तो ये वायरस से संबंधित है। आलू खाने योग्य भाग तना होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बस 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, उसके बाद से ये क्वेश्चन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, और कुनैन से ही मलेरिया का दवा बनाया जाता है। क्लोरोफिल यानी कि हरित लौक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अग्नि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो ये सेब से संबंधित है। तो दोस्तों आज का प्रश्न समाप्त हुआ।